मीरा बहुत ही सीधी साधी और सुलझी हुई लड़की थी। उसके माता पिता का देहांत एक गंभीर बीमारी के चलते हो गया था, जिसके बाद उसके चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा चाची बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने मीरा को अपनी सगी बेटी की तरह ही पाला था। एक दिन शीला खाना बना रही थी और मीरा उसके पास बैठी हुई थी। चाची बस, और नहीं, मेरा पेट भर गया, अब मुझे और खाना नहीं खाना। अगर मैं और खाऊंगी तो मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे मेरी बच्ची, एक रोटी और खा ले। वैसे भी जितनी तंदुरुस्त होगी उतने ही खाते पीते घर की दिखेगी। शीला ने ये बोल तो दिया था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 रोटी का आटा बचा था और मीरा अब तक 4 रोटियां खा चुकी थी। मीरा ने अब झिझक के साथ कहा, नहीं चाची, मेरा पेट सच में भर गया है, आप खा लो, मुझे और नहीं खाना। मीरा ने ये बात बोली और उसके बाद अपने मन में कहा, मेरी चाचा चाची मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उनके खुद के खाने के लिए निवाला नहीं है, लेकिन मुझे भर पेट खिलाते हैं और 12वीं तक मेरी पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान रखा, जबकि मेरे चाचा लकड़ियां काटते हैं। मीरा काफी खुश थी, क्योंकि उसके परिवार वाले उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते थे। ऐसे ही एक दिन गिरधर जब शाम को लकड़ियां बेचकर आता है तो शीला और मीरा से कहता है, सुनती हो, जरा डिब्बे में अगर थोड़े बताशे पड़े हैं तो लेकर आओ। आज खुशखबरी सुनानी है, तो सोच रहा हूँ पहले सबका मुंह मीठा करूँ और उसके बाद बताऊँ। अच्छा, लगता है आपकी कोई लॉटरी लग गई है। ये जैसे कहानी में होता है कि लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी मिल जाती है, ऐसे ही आपको कुछ मिल गया है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। सोने की कुल्हाड़ी तो नहीं मिली है, लेकिन एक ऐसी खबर मिली है जिसे सुनकर हम सब लोग खुशी से फूले नहीं समाएंगे। मीरा बिटिया के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। शहर में रहने वाले लोग हैं और उन्हें एक सुलझी हुई सुंदर लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी भी हो। अब हमारी मीरा 12वीं पास है। जैसे ही लड़के वालों को मीरा की तस्वीर दिखाई, वो तुरंत ही मान गए। जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन पहले आप सब कुछ अच्छे से पता कर लेना कि कहीं उनकी कोई मांग तो नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि हम बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। अगर उनकी कोई मांग हुई तो हम उसे पूरा कैसे कर पाएंगे? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो शीला, हर लड़की अपने भाग्य का लेकर आती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सारी बातें पहले ही तय कर लूंगा। जहाँ पर उसके चाचा चाची उसके होने वाले रिश्ते की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश थे, तो वहीं मीरा की आंखें बाहर आई और उसने अपने आप से कहा, इसका मतलब अब मुझे पराया होना पड़ेगा और मैं अपना मायका छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इन लोगों के बिना कैसे रहूंगी? शीला खुद भी कभी पराया होकर अपने ससुराल आई थी, इसलिए वो मीरा की भीगी हुई आंखें देखकर उसका दुख समझ गई और बोली, मेरी बच्ची, एक न एक दिन तो सबको ही पराया होना होता है, इसलिए इस बात को इतना दिल से मत लगा। धीरे धीरे वही तुझे अपना घर लगने लगेगा और उसके बाद तू अपने चाचा चाची के घर आने से पहले भी सोचेगी। और हाँ, अब से तू हमें माँ बाप बोलना। कुछ दिन तेरे मुंह से माँ बाप सुनकर हम भी बिटिया वाली खुशी को महसूस कर लेंगे। माँ, पापा, पूरा परिवार भावुक हो गया और एक दूसरे के गले लग गया। कुछ दिनों के बाद ऋतिक अपनी माँ मनोरमा के साथ और बहन काजल के साथ मीरा को देखने आया। ऋतिक को मीरा अच्छी लगी और ऋतिक ने सबसे कहा, जी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मीरा जी देखने में बहुत सुंदर हैं और गांव के हिसाब से ठीक पढ़ी लिखी भी हैं। अगर मीरा जी को भी मैं पसंद आया हूँ तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। तो बताओ बेटी, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें हमारा ऋतिक कैसा लगा? मीरा ने शर्मा कर नजरें नीचे झुका ली और सब उसकी रजामंदी को भांप गए। कुछ ही दिनों में मीरा का रिश्ता ऋतिक से पक्का हो गया और एक दिन मनोरमा ने कॉल करके गिरधर से कहा, देखिए गिरधर जी, वैसे तो हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अब हम लड़के का कमरा तैयार करवा रहे हैं। पहले तो
वो ड्राइंग रूम में सो जाता था, लेकिन अब दुल्हनिया के साथ ड्राइंग रूम में तो नहीं सो सकता ना। तो हम सोच रहे थे कि आप लकड़ी का काम करते हैं तो आप ही फर्नीचर का सामान भिजवा देते। अरे समधन जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारा फर्नीचर का सामान खुद तैयार करके भिजवा दूंगा। गिरधर जी, वैसे जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो फिर जरा मेरे कमरे के लिए भी बेड भिजवा देते, और काजल के कमरे के लिए भी। क्या है ना, मैं सोच रही हूँ पूरे घर का फर्नीचर ही बदल दूं। ठीक है बहन जी, जैसा आप समझे, कोई बात नहीं। इसके बाद अब गिरधर कड़ी मेहनत करने लगता है और मीरा के लिए उसके दहेज का सारा फर्नीचर तैयार करता है। पलंग, कुर्सी, टेबल, ड्रेसिंग टेबल और सारा सामान एक गाड़ी में लोड करवा के शहर रवाना करवा देता है। और तभी शीला उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है, बिटिया की शादी में तो आप इतने मग्न हो गए हैं कि अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। 7 दिनों से दिन रात एक कर दिया आपने ये सामान तैयार करने में। अब थोड़ा आराम कर लीजिए। अब तो मुझे तभी आराम मिलेगा जब मेरी बिटिया अपने घर में सुखपूर्वक चली जाएगी। ये सब कुछ दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हुई मीरा भी देख रही थी और उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसके परिवार वाले उसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे देख उसने खुद से कहा, ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। अरे, मेरे सगे माँ बाप भी शायद मुझसे इतना मोह नहीं रखते जितना मेरे चाचा चाची रखते हैं। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। ये सही है कि उन्होंने मेरे माँ बाप को छीन लिया, लेकिन मेरे माँ बाप तो मेरी नजरों के सामने थे, बस मैं ही उन्हें देख नहीं पा रही थी। शादी को 3 दिन बचे थे। तभी एक दिन काजल ने शीला को कॉल किया और कहा, आंटी जी नमस्ते। वो दरअसल बात ये है कि मम्मी की तबीयत शादी और भैया के काम में थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है, और जिस वजह से उनके इलाज में बहुत पैसे लग गए। अब भाभी के लिए कुछ गहने बनवाने थे, लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं। भैया की सैलरी अभी आई नहीं, अगर आप थोड़े पैसे भिजवा देती तो। पर काजल, ये बात तो पहले नहीं बताई गई थी। अब आंटी जी, आखिर ये सारे गहने भाभी को ही तो चढ़ाए जाएंगे, इसलिए आप इतना भी क्या सोच रही हैं। जो गहने आप उन्हें मायके से भेजती, उसके पैसे आप मुझे भेज दीजिए और वही गहने हम भाभी को चढ़ा देंगे। शीला गिरधर की परेशानी समझती थी, इसलिए वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी मीरा की शादी का फर्नीचर बनाने में गिरधर बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए शीला ने खुद से कहा, उन्हें परेशान करने से अच्छा है मेरे पास जो मेरे गहने हैं उन्हें बेचकर पैसे काजल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। इन्हें बाद में बता दूंगी, वैसे भी मेरे बाद सब कुछ मीरा का ही तो है। इसके बाद शीला जाकर गांव के सुनार को अपने गहने बेच आती है और वो पैसे काजल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन इस बात से मीरा अनजान थी। कुछ दिनों में मीरा की शादी ऋतिक से होती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। वो अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही थी कि तभी उसके साथ मनोरमा रसोई में आई और उससे कहने लगी, बहू, खाने में वो खुशबू नहीं आ रही है जो नई बहू के हाथों के खाने से आनी चाहिए। अब गांव की बहू हो, इसलिए ज्यादा मिर्च मसाले का खाना खाने की आदत नहीं होगी तुम्हारी। माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि आप कैसा खाना खाती हैं, मैं वैसा ही खाना बना दूंगी। बुरा मत मानना बेटा, ये सारा राशन तुम्हारे बाप के घर से नहीं आता है जो तुम 2-2 बार खाना बनाओगी, इसलिए अभी जो बना है वही खा लेते हैं। क्या ही कर सकते हैं हम इसमें। अब तुम्हारे बाप ने हमें इलेक्ट्रिक चूल्हा, माइक्रोवेव ओवन और डिश वॉश ये सब दिया होता तो हमारे काम आता। मनोरमा इस तरह दहेज का ताने देकर चली जाती है, जिसके बाद मीरा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वो किसी से बोले तो क्या बोले। वो खाना बनाकर सबको परोस देती है। काजल ने खाना खाते हुए कहा, माँ, खाना तो भाभी ने ठीक ठाक बनाया है, लेकिन वो बात नहीं आ रही है जो आपके हाथों के खाने में आती है। हाँ, आप तो सादी रोटी भी बनाती हो तो पराठे जैसी खुशबू आती है, और मीरा के हाथ की रोटियाँ कितनी मोटी हैं। ये बातें सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगता है। उसे उम्मीद थी
कि उसके ससुराल वाले उसके खाने की तारीफ नहीं करेंगे तो कम से कम बुराई भी नहीं करेंगे। अब उसने सबसे कहा, कोई बात नहीं, आप लोग जैसा खाना खाते हैं मैं वैसा खाना बनाने की कोशिश करूंगी। मुझे बस इस परिवार के रंग में ढलने में समय लगेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और मीरा अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। एक दिन वो फ्रिज से पानी निकाल कर पी रही होती है, तभी वह देखती है कि फ्रिज खराब हो गया है। वो तुरंत ही हॉल में बैठी हुई मनोरमा और काजल के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, रसोई का फ्रिज काम नहीं कर रहा, पानी ठंडा ही नहीं है, लगता है उसकी गैस लीक हो गई है, किसी ने फ्रिज को खुला छोड़ दिया होगा, हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। हाँ हाँ, सत्यानाशी, घर में आए हुए तुझे 10 दिन नहीं हुए हैं और तूने घर का फ्रिज खराब कर दिया। अब इसे कौन ठीक कराएगा? माँ, अगर भैया की शादी किसी अच्छे घर में करवाती तो भाभी दहेज लेकर आती और हमारे घर में दो दो फ्रिज होते, कम से कम एक फ्रिज खराब होता तो दूसरा काम तो आ जाता। हाँ काजल बिटिया, ये बात तो तू ठीक कह रही है। वैसे मेरा बहू, तेरे मायके वालों ने कुछ नहीं भिजवाया, कम से कम वो एक फ्रिज तो भिजवा ही सकते हैं, उनसे एक बार पूछ कर देख ले। माँ जी, मेरे बाबा मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं, वैसे भी उन्होंने शादी में जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया, वो फ्रिज कहाँ से भिजवा पाएंगे? तो कम से कम एक मैकेनिक को तो भिजवा ही सकते हैं। तेरे बाप के पास इतना पैसा तो होगा ना उसके पास, अपने बाप को बोल दे कि एक मैकेनिक बुलवा कर ये फ्रिज ठीक करवा दे। ठीक है माँ जी, मैं उन्हें कॉल करके बोल देती हूँ। इसके बाद मीरा झिझकते हुए गिरधर को कॉल करके ये सारी बात बताती है और गिरधर कहता है, बस इतनी सी बात बिटिया, इसमें इतना घबराने या झिझकने की क्या जरूरत है। वैसे भी मेरा दोस्त राम मोहन है ना, वो यही सब ठीक करने का काम करता है। मैं उसको किराया देकर और दिहाड़ी देकर शहर भेज देता हूँ। गिरधर ये बोलकर कॉल कट कर देता है और मीरा कमरे में रोते हुए खुद से कहती है, मेरे ससुराल वाले चाहते तो इलेक्ट्रिशियन खुद भी बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने बेकार में मेरे बाबा को परेशान किया। अब वो गांव से इलेक्ट्रिशियन भेजेंगे, उसका किराया देंगे, उसकी दिहाड़ी देंगे, ये तो किसी मासूम को परेशान करने वाली बात हो गई। मीरा कुछ भी नहीं कहती और अगले दिन राम मोहन मीरा के घर फ्रिज ठीक करने आता है। वह देखता है कि मनोरमा और काजल कोई काम नहीं कर रही थी और मीरा घर में पोछा लगा रही थी। तभी काजल कहती है, भाभी, थोड़ा ढंग से पोछा लगाओ, देखो वो कोने में कल की चाय का दाग पड़ा हुआ है, थोड़ा हाथ अच्छे से रगड़ो, गांव की औरतों में तो बहुत जान होती है। अरे, जिसकी शादी इतने बड़े इंजीनियर से हो गई होगी, वो क्यों अपने हाथों पर जोर आने देगी? ये सब कुछ राम मोहन भी देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो सब कुछ जाकर गिरधर को बताता है। गिरधर मेरे भाई, बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लगता है कि मीरा बिटिया बहुत सीधी थी, उसकी शादी तुझे गांव में ही कर देनी चाहिए थी, वो शहर में खुश नहीं है। अरे भाई, हो सकता है तुझे कोई भ्रम हो गया हो, और वैसे भी हर परिवार में छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती ही है। शीला ने ये सारी बात सुनने के बाद कहा, अजी, आज मेरा भी जी बहुत ज्यादा घबरा रहा है, आप एक बार उसे कॉल करके पूछ लीजिए कि वो वहाँ खुश तो है ना। अब गिरधर शीला के कहने पर मीरा को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो अपनी ससुराल में खुश है या नहीं, और मीरा का कॉल पर जवाब आता है, अरे नहीं बाबा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी सास और मेरी ननद मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मेरी ननद को तो मेरी टांग खींचने की आदत है, आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। ठीक है बिटिया, अपना और सभी घर वालों का अच्छे से ख्याल रखना। गिरधर ये बोलकर कॉल कट कर देता है तो वहीं मीरा खुद से कहती है, अगर मैं माँ बाबा को बताती कि मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ और मेरे ससुराल वाले आए दिन मुझे दहेज ना लाने और गरीब होने का ताना देते हैं तो उन पर क्या बीतती। उन्होंने इतनी मेहनत से मेरी शादी करवाई है, अब मुझे बस किसी भी तरह इस परिवार को अपनाना होगा, पूरी कोशिश करनी होगी। एक दिन ऋतिक ऑफिस से देर से घर वापस आता है
मीरा भी उसके इंतजार में भूखी बैठी हुई थी। काजल और मनोरमा भी टीवी देख रही होती है और ऋतिक को देर से आते देखकर मीरा पूछती है, क्या हुआ जी, आज आपको आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई? ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? अरे नहीं यार, ऑफिस आते हुए मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। बस उसी को ठीक करने में टाइम लग गया। पापा के जमाने की गाड़ी है, अब तो अगले साल वो गाड़ी भी पुरानी हो जाएगी और मैकेनिक ने उसे ठीक करने के लिए पूरे 50,000 का खर्चा बताया है। उसका इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका था। भैया, फिर आपका ऑफिस तो बहुत ज्यादा दूर है, तो आप अप डाउन कैसे करोगे? और उस रूट पर तो कोई मेट्रो भी नहीं है। इसमें क्या है? वैसे भी मीरा वो कौन सा दहेज लेकर आई है? मीरा बहू के मायके वालों को बोल देते हैं कि गाड़ी की डाउन पेमेंट कर देंगे और उसकी किस्त हमारा बेटा ऋतिक भर देगा। माँ जी, आप तो जानते हैं कि मेरे मायके वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो गाड़ी के डाउन पेमेंट के भी पैसे दे सके। ओह ओह, हमने कोई बात बोली नहीं कि आप अपने मायके वालों की तरफदारी करना शुरू कर देती हैं। अरे, अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना वो। आप उन्हें कॉल करके बोल दीजिए कि यही कोई 2-3 लाख रुपए गाड़ी के डाउन पेमेंट के दे देंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब अपने मायके वालों को कॉल नहीं करूंगी। उन्होंने इस घर का एक एक फर्नीचर अपने हाथ से तैयार करके दिया। आपके फ्रिज को ठीक करने के लिए भी मैकेनिक अपने गांव से भिजवाए। आप लोगों ने शादी से पहले कहा था कि आपको लड़की 2 जोड़ी कपड़ों में चाहिए और उसके बाद कभी गहनों की डिमांड की, कभी बोला कि 51,000 लेके आएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। मुझे नहीं पता था माँ कि गांव की लड़कियों में जुबान भी होती है। आप तो कह रही थी कि गांव की बहू लेकर आएंगे तो गाय जैसी सीधी होंगी, लेकिन ये गाय तो सींग मारती है। जब गाय सींग मारने लगे तो उसके सींग तोड़ दिए जाते हैं। इसके साथ भी वही करेंगे जो हमने अपनी पहली बहू के साथ किया। क्या? हाँ मीरा, और इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? तुमने क्या सोचा कि तुम कोई आसमान से उतरी अप्सरा हो जिसकी शादी शहर के एक नौकरी करने वाले इंजीनियर से हो गई? तुम मेरी दूसरी पत्नी हो। मेरी पहली पत्नी बहुत सारा दहेज लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ और मैंने और पैसे मांगे तो वो मना कर रही थी। उसके बाद माँ और काजल ने उसे मिलकर संभाल लिया। अब उसकी बोलती ही बंद हो गई। और उसके बाद आसपास इस बारे में सबको पता चला तो हमने सोचा गांव की कोई सीधी सादी लड़की उठाकर ले आते हैं। घर का काम भी संभाल लेगी और धीरे धीरे हमारा घर भी भर ही देगी। तू वैसे भी बिना माँ बाप की है। हमें पता है कि पुलिस के पास तू जाएगी नहीं और अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। इसलिए तेरे पास यही रास्ता है कि तू अपने मायके वालों से गाड़ी की डाउन पेमेंट मंगवा ले। मैं गांव से हूँ तो आपको लगा कि आपका इतना बड़ा सच जानकर भी मैं चुप रहूंगी? अनाथ हूँ तो अपने माँ बाप के लिए डर से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ और आपकी सारी सच्चाई उन लोगों को बता दूंगी। तभी काजल ने मीरा के बाल पकड़ लिए और बालों को घुमाते हुए बोलने लगी। लगता है माँ, इस चिड़िया की भी चोंच बंद करनी पड़ेगी। ये कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। तभी काजल ने मीरा का सिर जोर से उठाकर जमीन पर पटक दिया और मीरा घायल हो गई। मीरा तड़पने लगी और तीनों माँ बेटा बेटी अपने अपने कमरों में उसे ऐसे ही तड़पता छोड़कर सोने के लिए चले गए। इसे ऐसे ही तड़पने दो, सुबह देखेंगे इसका क्या करना है। हो सकता है सुबह तक इसकी अकल ठिकाने आ जाए और अगर ये निपट गई तो कह देंगे कि सीढ़ियों से गिरकर मर गई और हमें सुबह पता चला। अब पूरा परिवार ऐसे ही सोने के लिए चला जाता है। मीरा तड़पती रहती है तो वहीं शीला और गिरधर अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। अचानक ही शीला को एक आवाज आई, माँ माँ। शीला घबरा कर उठ बैठी। उसका बदन पसीने से चूर चूर हो गया था। गिरधर भी उठा और बोला, अरे क्या हो गया शीला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी। मुझे मेरी बच्ची से मिलना है, एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। कैसी बात कर रही हो शीला, रात के 12 बज रहे हैं, इस समय वो लोग सो रहे होंगे। तो मेरी फोन पर बात करवा दीजिए। मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी बच्ची ठीक है या नहीं।
अरे शीला, बात को समझो, अभी वो ससुराल में है, हम उसे ऐसे कॉल नहीं कर सकते। सुबह मैं तुम्हें उससे मिलवाने के लिए ही ले जाऊंगा, वैसे भी उसे मिले हुए बहुत समय हो गया है। शीला को सारी रात चिंता के मारे नींद नहीं आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीरा उसे तड़प तड़प कर बुला रही हो। वहीं दूसरी तरफ मीरा ने दर्द की वजह से अपने प्राण त्याग दिए। सुबह जब मनोरमा, ऋतिक और काजल बात कर रहे थे तो वो इस बात से अनजान थे कि शीला और गिरधर दरवाजे पर खड़े हुए उनकी बातें सुन रहे थे। लाओ माँ, अब भैया की तीसरी शादी के लिए फिर से लड़की देखनी होगी, और इस बार कोई अमीर लड़की ही देखना, हम किसी और राज्य की लड़की देख लेते हैं। अरे उससे पहले इसे ठिकाने भी तो लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसे ऊपर ले जाते हैं और फिर नीचे गिरा देते हैं, सबको ऐसा लगेगा कि गिर कर मर गई। तभी शीला और गिरधर जो दरवाजे पर खड़े थे ये सारी बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़े। और जहां गिरधर ने पुलिस को कॉल मिला दिया तो वहीं शीला ने अपनी बच्ची को अपनी गोद में लिटाकर आंचल में उसे साफ करते हुए कहा, उठ जा मेरी बच्ची, और कितनी सोती रहेगी। तूने हमें बताया क्यों नहीं कि ये जालिम लोग तुझे इतना परेशान कर रहे हैं। अगर एक बार बता दिया होता तो तेरी ये गरीब माँ बाप तुझे एक दिन के लिए भी यहाँ नहीं रहने देते। शीला अब मीरा का दर्द अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि एक दो बार बीच बीच में जब भी मीरा की उससे फोन पर बात होती तो मीरा की आवाज और उसके बोले गए शब्द दोनों में बहुत अंतर था। मीरा की आवाज उसका दर्द बयां करती और उसके शब्द उसकी खुशी दिखाते, लेकिन शीला ने इसे सिर्फ एक माँ का डर समझकर अनदेखा कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है और ऋतिक और उसके परिवार को गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन मासूम मीरा अपनी जिंदगी का त्याग इस जालिम परिवार की वजह से कर चुकी थी।